सुस्वागतम. आदर्श युवा ग्राम सभेच्या निमित्ताने PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पोखरापूर जिल्हा सोलापूरच्या या पावन नगरीत उपस्थित प्रमुख अतिथी माननीय श्रीमान प्रशांतजी डगले साहेब, जिल्हा पोलीस अधीक्षक पंढरपूर, तसेच पोखरापूर ग्रामपंचायत पोखरापूरचे सरपंच, उपसरपंच, PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पोखरापूरच्या या पावन नगरीमध्ये सहर्ष स्वागत. PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालयाचे प्रमुख पाहुणे परम श्रद्धेय आदरणीय प्रशांतजी डगले साहेब, जिल्हा पोलीस अधीक्षक पंढरपूर यांचा शाल, श्रीफळ बालाजी नरोटे, इनका सम्मान शाल, श्रीफल, गुच्छ प्रदान करके हमारी विद्यालय की
खूप खूप सन्माननीय पोलीस अधीक्षक श्री प्रशांत सर पंढरपुर एवं ग्राम पंचायत पोखरापूरचे सर्व सन्मानित सदस्य आणि या कार्यक्रमचे संयोजक श्रीयुत तावडे सर, कासले सर, वरिष्ठ शिक्षक श्री कुरिंडे सर, या कार्यक्रममध्ये मुलांनो एक लोकतांत्रिक प्रक्रियामध्ये तुमच्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। हे नुकताच सरकारी हा पहिला प्रयोग आहे। याचा नंतरचा जे प्रयोग असते ते यूथ पार्लमेंट म्हणून याच्यापेक्षा मोठा येतो। तर लोकतांत्रिक प्रक्रिया कुठून कशी राबवली जाते याच्यामध्ये हे प्रोग्राम महत्त्वपूर्ण आहे। आणि आपले पोखरापूर ग्रामपंचायत ग्रामस्थनी तुमचे सदस्य जे आहे तुम्हाला सांगितलं आहे कशा प्रकारे ती ग्रामसभा भरते, यांचं मार्गदर्शन घेऊन आता आज आपण ह्या कार्यक्रमाची सुरुवात करतो आहे। तर मी पुनश्च एकदा माझे सहकारी, माझे स्टाफचे सदस्य आणि सर्व अतिथी महोदयचा मी हृदय से स्वागत करतो आहे। थँक्यू व्हेरी मच। वाट पाहत आहात। पोलीस उपाधीक्षक पंढरपूर चे प्रमुख अतिथी परमश्रद्धेय आदरणीय प्रशांत जी डगले साहब आज के प्रमुख अतिथि है। जवाहर नवोदय विद्यालय नासिक में वो रहे, जवाहर नवोदय विद्यालय अहमदनगर में वो रहे और अहमदनगर जिले के चिंचोनी नामक गांव में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी कृषि अधिकारी थे। उनका माँ का सपना था मेरा बेटा बड़ा बने और बड़े ऊंचे पद पर विराजमान हो, और माँ की इच्छा उन्होंने पूरी की और भौतिक शास्त्र विषय में उन्होंने MSc BEd किया। उसके बाद अतिशय किचकट जटिल विषय उनमें उनकी मास्टरी थी। बहुत से प्रबंध उन्होंने लिखे और सर्वोत्कृष्ट फोटो पुरस्कार उनको मिला। आकाशवाणी से कई बार उनकी मुलाकात हुई, उनके स्पीच हुए। CSIR UGS 2018 में वो उत्तीर्ण हुए। नवोदयच्या करिअर गायडन्स कॉर्नरमध्ये त्यांचं अतिशय मोलाचं योगदान आहे आणि पंढरपूरमध्ये जॉईन करून 2 महिने झाले। सगळे वाळू माफिया जुगार यांच्यावर छापे मारून 2 करोडपेक्षा जास्त रुपये पंढरपूरला मिळवून दिले आणि हे नवोदयचे विद्यार्थी आहेत आणि त्यांनी इतकं अतुलनीय काम करून नवोदयच्या इतिहासामध्ये एक मानाचा तोरा खोवलेला आहे। तर त्यांच्याबद्दल जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट। फार काही बोलायचं होतं सर, इलेक्शन आलेलं आहे, तुम्हाला वेळ कमी आहे आणि म्हणून मी इथंच थांबतो। परम श्रद्धेय आदरणीय प्रशांत जी डगले साहब को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और बच्चों को संबोधित करें। डगले साहब। हाउस द जोश। तुम्हाला इथे मूवी पाहण्यासाठी संधी मिळत नाही का, वेळ मिळत नाही का? तुमच्या नवोदयमध्ये टीव्ही आहे का? मी 12वी जी पास झालो जवाहर नवोदय विद्यालय खेडगाव नाशिक या ठिकाणाहून पास झालो आणि ते होतं कधी तर 2015 साली। तर आणि जेव्हा मी 6वीला आलो 2007 साली तेव्हा सुद्धा आमच्या नवोदयमध्ये एक MP हॉल होता, त्यामध्ये टीव्हीचं जी सोय होती ती आम्हाला करून दिलेली होती। तर मला वाटतं नक्कीच हे आधुनिकतेच्या जगामध्ये
तर आपल्या शाळेमध्ये नक्कीच एक नाही तर अनेक टी व्ही असतील, स्मार्ट लॅबही असेल मला वाटते, आणि त्याचा उपभोग त्या टॅबलेट्सद्वारे तुम्ही नक्कीच त्याच्यात छान पद्धतीने त्याच्यात यूट्यूब व्हिडिओज, लेक्चर्स, रील्स पाहतात का? किती लोकांचं इंस्टाग्रामवरती अकाउंट आहे? हात वर करा बरं. अरे 2-3च लोक आहेत का? नाही आहेत. लाजतायत का तुम्ही? ठीक आहे, तुमचा युजर आय डी विचारणार नाही मी. चला मग तुमच्याकडे टॅब्स आहे, टेलिव्हिजन आहे ना, तर तुम्ही मूवी बघत असाल तर उरी द अटॅक हा पिक्चर बघितलाय का तुम्ही? त्याच्यातला हा डायलॉग माहिती आहे का तुम्हाला? मी म्हणेल काय, हाऊ इज द जोश, तुम्ही काय उत्तर द्याल? बरोबर. आता हाय आणि लो याचा अर्थ काय आहे तुम्हाला सांगणं गरजेचं नाहीये, तुम्हाला माहिती आहे सर्वांना. ठीक आहे, तर पुन्हा एकदा विचारतो मी, हाऊ इज द जोश, हाऊ इज द जोश, हाऊ इज द जोश. छान छान छान, उत्साही, एकदम एनर्जाइज्ड तुम्ही सगळे इथे बसलेले चिमुकले आहात आणि आनंद होतो. फार असं मनापासून छान वाटतं की ह्या आपल्या जे काही अल्मा मटार आहे, माझी जी काही खरं म्हणजे नवोदय ती कुठलीही जिल्ह्याची असो, ती आपलीच नवोदय आहे असं वाटत असतं. ह्या नवोदयमध्ये मी जसं आलो ते गेट बघितलं, ते कंपाऊंड वॉल बघितले, ते साईडला जे विटेचं जे कुंपण असतं ना साईडला रस्त्याच्या, असं विटा तुम्ही डायगोनल शेपमध्ये लावून जे एक त्याला बाउंड्री केलेली आहे रस्त्याला, आणि त्याला तुम्ही लाल आणि पांढऱ्या कलरचं जे त्याच्यावरती कलर मारलेला आहे, पेंट केलेला आहे. त्याच्यानंतर मग आपलं ऑफिस आहे, अकॅडमिक बिल्डिंग, त्यानंतर ही जी काही एक स्क्वेअर लाईक स्ट्रक्चर जे आहे, हे भरपूर नवोदयमध्ये हेच स्ट्रक्चर फॉलो केलं जातं. त्याच्यामुळे त्याच आठवणी त्याच चांगल्या पद्धतीने परत जाग्या होतात आणि छान असं एक पवित्र असं एक मनामध्ये भावना निर्माण होते कधी शाळेत आल्यावरती. तर त्यासाठी तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून धन्यवाद. विशेष करून रिस्पेक्टेड व्हाईस प्रिन्सिपल सर, त्यांचंही मनापासून धन्यवाद, आणि प्रिन्सिपल सरांचंही मनापासून धन्यवाद की त्यांनी मला अशा या छान जी आपली मॉक ग्रामसभा जी या ठिकाणी होत आहे, मॉडेल युवा ग्रामसभा, तर खरं म्हणजे ही मॉडेल युवा ग्रामसभा आमच्या काळात नव्हती. आमच्या काळात फक्त युवा पार्लमेंट अशी ती एक जो प्रोजेक्ट होता किंवा असा एक इव्हेंट होता तो होत असायचा. परंतु आता हल्लीकडे ग्रामसभा ही फार छान अशी एक इनिशिएटिव्ह आपल्या गव्हर्नमेंट किंवा आपल्या शाळेमध्ये एक सुरू झाला आहे. त्याच्यामध्ये नक्कीच हे जे काही लहान मुलं आहेत आपल्या 6वी 7वी 8वी, मला वाटते 12वी 11वी 12वीची मुलं इथे बसलेली असतील की 9वी पर्यंत, तर 6वी 7वी 8वी 9वी, तर असे जे काही विद्यार्थी आहेत त्यांच्यामध्ये एक आपल्या जी काही इंडियन डेमोक्रेसी आहे, इंडियन डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम, तुम्हाला माहिती असेल, तुम्ही वाचला असेल. अभ्यास करता का तुम्ही सर्व? आता ज्यांना चांगले मार्क पडतात ते हो सर म्हणालेत, ज्यांना चांगले मार्क पडत नाही किंवा जे बॅक बेंचर्स आहेत त्यांनी काही आवाजच केला नाही. बरं ठीक आहे, असो. परंतु मला अशी आशा आहे की तुम्ही 10वीला गेल्यानंतर 11वीला गेल्यानंतर छान अभ्यास करशाल आणि छान मार्क घेऊन तुम्ही शाळेतून बाहेर जाशाल. तर पुन्हा एकदा मला मनापासून धन्यवाद व्यक्त करायचा आहे. आपल्या शाळेचे टीचर्स आहेत आणि तुमच्या सगळे जे इथे सगळे बसलेले चिमुकले आहेत, सगळ्यांचं परत एकदा धन्यवाद की तुम्ही छान असा ह्या कार्यक्रमामध्ये इव्हेंटमध्ये सहभागी तर झालात, पण त्याच पद्धतीने तुमचा उत्साहित जो पार्टिसिपेशन आहे तेही तुम्ही इथे दिलेत, हो ना. तर असंच छान पद्धतीने वेगवेगळे जे स्कूलमध्ये जे इव्हेंट्स होतात त्यात पार्टिसिपेट करत जा. कारण कसं असतं की तुम्हाला हे जे काही स्टेज हे नवोदयमध्ये जे मिळतं, असं स्टेज तुम्हाला दुसरीकडे कुठेही मिळणार नाही. आलं का लक्षात? एकदा तुम्ही शाळेतून बाहेर गेलात तर कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर एवढे सगळे तुमचे मित्र कंपनी असते, शाळेमध्ये एवढा कोलाहल असतो आणि एवढे लोक असतात तिथे, तुम्ही इथं जसे आपले शाळेतले टीचर्स तुम्हाला असं ओढून किंवा तुम्हाला असं बोट ठेवून तुमचं नाव घेऊन तुम्हाला पुकारून स्टेजवरती आणण्याचा जो प्रयत्न करत असतात, तसं बाकी इतर तुमची काळजी करून तुम्हाला एवढं मोटिवेट करून कोणीही तुम्हाला स्टेजवरती येण्यासाठी एवढं सपोर्ट करणार नाही. त्यामुळे जी संधी, जी तुम्हाला एक चांगली अपॉर्च्युनिटी तुमच्या ह्या नवोदयमध्ये मिळते त्याचा तुम्ही लाभ घ्या. जास्तीत जास्त वेगवेगळे इव्हेंट्समध्ये पार्टिसिपेट करा. तुमच्या सगळ्यांची वेगवेगळी हॉबी असेल, प्रत्येकाची वेगवेगळी हॉबी असतात, इंटरेस्ट असतात. कोणाला चित्रकला आवडत असेल, कोणाला खेळायला आवडत असेल, कोणाला योगा करायला आवडत असेल, असे वेगवेगळे जे ॲक्टिव्हिटीज आपल्या शाळेमध्ये होतात त्यात सहभागी होत जा. आणि त्याचप्रमाणे पुढेही जी तुमचा जो काही आता इंटरेस्ट आहे तो पुढेही तसंच कंटिन्यू करा आणि छान असं यश तुम्हाला नक्कीच मिळेल. आम्ही सगळे आहोतच. आता वेळ कमी आहे त्याच्यामुळे मला तुमच्यासोबत जास्त काही बोलता येणार नाही. खरं म्हणजे मला तुमच्यासोबत चांगली असं चर्चा करून माझा कसा प्रवास झाला, तुमचा कसा प्रवास होऊ शकतो, तुम्ही कुठल्या गावातून
गावातून इथे आलात, ही सगळी माहिती मला घ्यायची आहे. परंतु आता वेळ कमी असल्यामुळे मी जास्त काही इथे वेळ थांबू शकणार नाही. आणि पुढच्या वेळेस नक्की मी सर पुन्हा येईल आणि एकदा छान असं आपण एक डिस्कशन, एक असं हितगुज करण्याचं सेशन आपण घेऊयात आणि त्यामध्ये करिअर काउन्सिलिंगही होईल, गायडन्सही होईल, त्याचबरोबर छान अशी ओळखही होईल. आणि पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं मनापासून धन्यवाद. मला इथं बोलवलं आणि माझ्या ज्या काही नवोदयाच्या ज्या आठवणी आहेत त्या ताज्या करून दिल्यात आणि आपण पुन्हा भेटूया. ठीक आहे, चालेल. छान छान, ऑल द बेस्ट. छान अभ्यास करा तोपर्यंत. नेक्स्ट टाइम भेटू तेव्हा अशीच एनर्जी जी आहे तुमची ती मला तेव्हाही हवी आहे. ओके, चलो, बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद. सामाजिक शास्त्राचे अध्यापक श्रीयुत अर्जुन तावडे सरांना मी अशी विनंती करतो की ग्रामसभा कशासाठी आयोजित केली जाते, त्याचा उद्देश काय, त्याचा हेतू काय, त्याचे फायदे काय आहेत याबद्दल विस्तृत अशा प्रकारे मुलांना माहिती देऊन कार्यक्रमाची सुरुवात करावी. अर्जुन तावडे सर. सभी को शुभ संध्या. मॉडल यूथ ग्राम सभा के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं. सभी हमारे विद्यालय के कक्षा 9वीं के छात्र छात्राएं पंचायत राज मंत्रालय की पहल पर आज अपने विद्यालय में मॉडल यूथ ग्राम सभा का आयोजन करने जा रहे हैं. प्यारे छात्रों, आप पढ़ते हैं, जानते हैं कि लोकतंत्र का आत्मा है ग्राम सभा. लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन. लेकिन भारत जैसे विशाल देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र असंभव है और इसलिए हम प्रातिनिधिक लोकतंत्र को अपना रहे हैं. फिलहाल ग्राम सभा के माध्यम से हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ओर जा सकते हैं और इसलिए हमारे देश में 1988 में पंचायत राज को हमने स्वीकार किया है. और आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या शहरों में नगर पालिका, महानगर पालिका, उसके लिए चुनाव होते हैं और अभी भी नगर पालिका के चुनाव जारी है, ये भी आपको जानकारी है. तो मंत्रालय की ओर से एक पहल की गई है कि हमारे लोकतंत्र को अगर मजबूत बनाना है तो जो युवा है उनको लोकतंत्र की पहचान करनी चाहिए. और इसी के उपलक्ष्य में पंचायत राज मंत्रालय की ओर से मॉडल यूथ ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है. आप बहुत सौभाग्यशाली है कि पहले वर्ष में ही हमारे विद्यालय में ये मॉडल यूथ ग्राम सभा आप पेश कर रहे हैं. प्यारे छात्रों, गांवों में बहुत सारी समस्याएं होती है और अगर गांव के सभी लोग मिलकर एकत्रित आए, उन्होंने चर्चा की, तो गांव के स्तर पर ही उसका समाधान निकालना संभव है. और इसलिए यही लोकतंत्र में ग्राम सभा का महत्व है. तो आज हम कहेंगे कि ये युवाओं की एक पाठशाला है ग्राम सभा की, कि गांवों में निर्णय कैसे लिए जाते हैं, चर्चा कैसे की जाती है, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं,
उसके उत्तर सभी मिलकर कैसे ढूंढते हैं और गांव की समस्याएं दूर करते हुए अपने गांव को विकास की ओर हम कैसे लेकर जा सकते हैं। तो आइए हमारे विद्यालय में ग्राम सभा का एक युवाओं का मॉडल है। आप अभी सामने जो ग्राम सभा पेश की जा रही है, आप शांति से बैठकर उसका आनंद लेंगे। मैं सभी प्रतिभागियों को सबसे पहले ऑल द बेस्ट देता हूं और उसी के साथ सभी प्रतिभागियों को मैं अनुरोध करता हूं कि मॉडल यूथ ग्राम सभा शुरू की जाए। नमस्ते सभी को। आज इस ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामवासियों, सरकारी अधिकारियों, वार्ड सदस्यों, महिलाओं, युवाओं सभी का मैं मेरे तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और सचिव को अनुमति देता हूं कि आगे की बैठक शुरू की जाए। सभी को सादर नमस्कार। ग्राम सभा में आप सबका स्वागत है। आज हम नई बातें करने के लिए हम ग्राम सभा में इकट्ठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब बहुत ज्यादा संख्या में इकट्ठा हुए हैं, इसलिए हमारा 10% कोरम पूरा हुआ है। अब मैं जो हमने पिछली सभा में जो हमने बातें की थी वो एक बार दोहराता हूँ। वो इस प्रकार: स्कूल के पास हाथ पंप बदलना पूरा हुआ, स्वास्थ्य शिविर एक दिन का पूरा हुआ, आंशिक सड़क पेचेस चालू है, वृक्षारोपण अभियान व स्कूल पेंटिंग पूरा हुआ और स्वच्छता जागरूकता सत्र अभी चालू है और शिक्षक पद व ट्रांसफार्म के लिए आवेदन भेजे गए हैं और वो लंबित है। स्वीकृति का इंतजार रहेगा। ये बातें मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये बातें हमने पिछली ग्राम सभा में की थी। इस ग्राम सभा में ये बातें हम नहीं करेंगे। इस ग्राम सभा में हम नए मुद्दों को रखेंगे और इन मुद्दों को एक मुद्दे के लिए एक वार्ड लीडर जिम्मेदार रहेगा। तो पहले हम एजेंडा के हिसाब से ग्रामस्थ पहले प्रश्न पूछेंगे। तो आज के इस ग्राम सभा का पहला प्रश्न यानी गांव की सड़क की समस्या, रुद्राक्ष जी। शुभ संध्या सभी को। मैं रुद्राक्ष, इस गांव का एक सदस्य। तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमारे गांव में सड़क बहुत खराब है। मानसून के समय में गाड़ियां फिसल जाती है तथा स्कूल को जाते समय बच्चों को भी बहुत तकलीफ होती है और हमारे जो किसान दोस्त है उनका जो माल है वो बाजार तक समय से नहीं पहुंच पाता। तो मेरा सरपंच जी से यह निवेदन है कि जल्द से जल्द उस सड़क को सिमेंट से पक्का करवा दिया जाए। धन्यवाद। सरपंच साहेब, हे बघा गावातील रस्त्याची दुरावस्था, हे सगळं केव्हा व्यवस्थित होणार? होय हर्षवर्धनराव खाली बसा। इस प्रश्न के बारे में वार्ड लीडर भीमराव जी उत्तर देंगे। शुभ संध्या सभी को। हमने पूरे गांव का निरीक्षण किया। लगभग 1.8 किलोमीटर तक की सड़क खराब है, कमजोर है, साइड ड्रेनेज तक जाम है। वो सब कार्य करने के लिए हमने एक लिस्ट बनाई है। उनमें से पहला कार्य है रोड के गड्ढे बुझाना, दूसरा कार्य साइड ड्रेनेज बनाना, तीसरा कार्य है पूरी सड़क को सीमेंट से आच्छादित करके आपके प्रवास के लिए ठीक से उपलब्ध कराना। ये सब कार्य स्थानीय मनरेगा मजदूर कमेटी से मदद लेकर होगी। बाद में उस सड़क के लिए ठेकेदारी करवानी होगी। इस सब का लेखी विवरण मैं जल्द से जल्द सचिव जी को सौंपूंगा। बाद में आपके लिए सुखकर मार्ग उपलब्ध करने का ये मेरा वादा है। धन्यवाद। इस प्रश्न के बाद आज की गांव की जो भी पानी की समस्या है वो शीतल जी उठा रही है। नमस्ते सरपंच जी, आपके सरकार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगी पर सच कहती हूँ, कुएं सूख रहे हैं, अभी भी कुछ हैंडपंप खराब है और टंकी में पानी का दबाव बहुत कम है। सार्वजनिक नलों को 4-4, 5-5 दिन बाद पानी आता है। इसकी वजह से महिलाओं को हर दिन पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। स्कूल में भी बच्चों को पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिलता, इसकी वजह से वो बीमार पड़ रहे हैं। गर्मी में तो खेतों के लिए भी पानी नहीं होता, इसलिए पाइपलाइन, टैंक रिपेयर तथा बारिश के पानी सहेजने की योजना चाहिए। धन्यवाद। सरपंच साहेब, गाण्याची समस्या कधी कमी होणार? लोकांचं लय हाल होतात बघा।
ओए होए। इस प्रश्न के बारे में वार्ड लीडर मीरा जी उत्तर देंगी। नमस्कार। इस पानी की समस्या पे हम तुरंत ही काम करना शुरू करेंगे, जिसमें हम मुख्य टैंक को साफ और सील कराना, पुराने पंप की जगह नए सबमर्सिबल पंप लगाना ताकि दबाव बने। अगले चरण में हम 2 किलोमीटर की ट्रंक पाइपलाइन और छोटे छोटे शाखा लाइन बिछाकर समूह घरों तक नल पहुंचाने की योजना बनाएंगे। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर रिचार्ज पिट बनाएंगे, जिसमें मानसूनी पानी को जमीन में वापस घरबद्ध किया जाएगा। हम जल समिति बनाएंगे, जिसमें महिलाएं भी शामिल होगी, ताकि वितरण व रख रखाव लोकल स्तर पर चल सके। टेक्निकल प्लान व समय रेखा में इस सप्ताह सचिव को दे दूंगी। धन्यवाद। इस प्रश्न के बाद गांव में जो भी शिक्षा की समस्या है वो सविता जी उठा रही है। नमस्कार सभी को। हमारे गांव के स्कूलों में विषय गणित एवं विज्ञान के शिक्षक कम है, किताबों की संख्या में भी कम है, प्रयोग सामग्री एवं लाइब्रेरी में भी कमी है। बच्चे पिछड़ रहे हैं। कुछ परिवार बच्चों को शहर भेजते हैं, जो सबकी बस की बात तो है नहीं ना। मैं सरपंच जी से यह अनुरोध करती हूँ, कृपया इस पर विचार किया जाए। धन्यवाद। अभी शिक्षा के बारे में प्रधानाध्यापक भी कुछ कहना चाहते हैं। नमस्ते सरपंच जी। अपने स्कूल के बच्चों की पढ़ाई में प्रगति हो रही है, लेकिन उन्हें गणित और विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं है। उन्हें पढ़ाने के लिए कम से कम 2 और शिक्षक साथियों की ज़रूरत है। साथ ही साथ बच्चे किताबें पढ़ने में भी बड़ी रुचि दिखा रहे हैं, लेकिन किताबें रखने के लिए अलमारियां कम पड़ रही है। अलमारियों की भी ज़रूरत है और बच्चों को प्रात्यक्षिक उदाहरणों से पढ़ाने के लिए सरल प्रयोग सामग्री भी चाहिए। हालांकि अस्थायी तौर पर सहयोगी शिक्षकों से मदद ली जा सकती है, पर स्थायी पदों से बच्चों की पढ़ाई कायम रहेगी। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का हल निकालें, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई कायम रहेगी। धन्यवाद। इस प्रश्न के बारे में वार्ड लीडर सुनीता जी उत्तर देगी। नमस्कार सभी को। हमने इस पर यह निष्कर्ष निकाला है कि जिला शिक्षा अधिकारी से 2 स्थायी पदों के लिए औपचारिक अनुरोध भेजेंगे। आसपास के ग्रंथालयों से अच्छे पुस्तकों को इकट्ठा कर छोटे से लाइब्रेरी कॉर्नर की शुरुआत करेंगे। स्थानीय पढ़े लिखे युवाओं को अस्थायी रूप में भुगतान कर पढ़ाने का प्रबंध करेंगे, जब तक कि स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो जाती। प्रयोग किट और रैक गांव कोष से खरीदे जाएंगे। यह काम कम से कम 1 से 2 सप्ताह में पूरा हो जाएगा, ये मैं सबको वादा करती हूँ। धन्यवाद। अहो सरपंच साहेब, हे सगळं कधी करणार? गावातल्या शाळेचं तर काहीच करणार बघा। मैडम जी, अभी आश्वासन से काम नहीं चलने वाला। शिक्षा के काफी हाल हो रहे हैं, अभी ठोस कार्रवाई की जरूरत है। जी जरूर पूरा करेंगे। इस प्रश्न के बाद स्वास्थ्य के बारे में गांव में जो भी समस्या है वो आवाज ही उठा रहे हैं। शुभ संध्या सभी को। सरपंच जी, हमारे गांव में अस्पताल की सुविधाएं कम है और थोड़ा सा बुखार आने पर भी शहर तक जाना पड़ता। गर्भवती महिलाओं की जांच की सुविधाएं उपलब्ध नहीं। इस पर योग्य हल निकाला जाए। धन्यवाद। आशा कार्यकर्ता भी कुछ कहना चाहते हैं। नमस्ते। मैं हमारे गांव के घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं का ट्रैक रखती हूँ और टीकाकरण करती हूँ, पर दवाइयाँ और निजी परामर्श के लिए कोई स्थायी जगह नहीं है। सरपंच महोदय, हमें गर्भवती देखभाल किट, दवाइयाँ और निजी परामर्श के लिए स्थायी जगह चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर वार्ड लीडर विशाखा जी देंगी। नमस्कार सभी को। एक पंचायती कमरे को अस्थायी स्वास्थ्य कॉर्नर में बदल दिया जा सकता है, जहां निजी चेकअप हो सके और स्वास्थ्य केंद्र से पार्ट टाइम नर्स की मांग भी की जा। हर महीने मोबाइल पर स्वास्थ्य शिविर का समय तय करेंगे। आशा किटों में दवाइयों के लिए रिक्विजिशन तैयार करने को भी लाया जाएगा। मैं आपात मामलों में ट्रांसपोर्ट फंड के लिए भी आवेदन रखूंगी। इस प्रश्न के बाद स्वच्छता व आंगनवाड़ी के बारे में जो भी समस्या है वो प्रतिष्ठा जी उठा रही है।
नमस्ते सभी को। जैसे आप सभी को पता है, हमारे गांव में नालियां जाम है और कचरा घरों के पास ही जमा हो रहा है। कचरे के ढेर लग रहे हैं, मच्छर और कीड़े फैलते जा रहे हैं। यही वजह है कि हमारे गांव में छोटे बच्चे ज्यादा संख्या में बीमार है। ऐसी स्थिति में कैसे रहेंगे हम? मेरी सभी गाँव वालों की तरफ से यह विनंती है कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान होना चाहिए। धन्यवाद। हे बघा सरपंच साहेब, हा किती कचरा आहे। या कचऱ्यामुळे आपल्या गावातील लोक आजारी पडत आहेत। त्यांच्या आरोग्याची तुम्हाला काळजी नाही का? गणपतराव खाली बसा, वर चर्चा चालू आहे, तुम्हाला याचे उत्तर मिळेल। इस प्रश्न के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी कुछ कहना चाहते हैं। शुभ संध्या सभी को। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, खेल क्षेत्र के पास कचरा बहुत हो रहा है। बच्चों के सेहत के लिए कचरा बहुत हानिकारक है। गांव में साफ सफाई ठीक से नहीं हो रही है। हमें हाइजीन किट की जरूरत है। सरपंच साहब, मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ कि हाइजीन किट की जरूरत पूरी कीजिए। धन्यवाद। आपण समजाने नुसता कचरा करायचा आणि ग्रामपंचायतीनं साफ करायचा, हे काय बरोबर नाही। आपण ग्रामपंचायतीला सहकार्य करायला पाहिजे। इस प्रश्नों का उत्तर वार्ड लीडर रेखा जी देगी। सभी को नमस्कार। हम 7 दिन का क्लीन वीक शुरू करेंगे। नालियों की सफाई, जमा कचरे को हटाना, सामुदायिक कंपोस्ट पिट बनाना और क्लस्टर पॉइंट पर डस्टबिन लगाएंगे। हम घरों को सिखाएंगे कि जैविक कचरा कंपोस्ट में और सूखा कचरा अलग रखें। आंगनवाड़ी पर नल और साफ खेलने के क्षेत्र बनाएंगे। मैं टूल किट का इंतजाम करूंगी और सफाई रोस्टर बनवाऊंगी। प्रशिक्षण व डस्टबिन के लिए सचिव को अनुरोध दूंगी। धन्यवाद। इस प्रश्न के बाद युवा व रोजगार की जो भी गांव में समस्या है वो युवा प्रतिनिधि यानी जय भाऊ उठा रहे हैं। संध्या सभी को। हमारे गांव में काम की कमी होने की वजह से सभी युवा गांव छोड़कर शहर जाकर बस रहे हैं और शहर जाकर बसने के बाद उनको काम तो मिल रहा है पर उनको सही से वेतन नहीं मिल रहा। इसलिए मेरा सरपंच से यह निवेदन है कि अपने गांव में कौशल प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर देना चाहिए ताकि सभी युवाओं की प्रगति हो। और हमारे गांव में छोटे मोटे उद्योग भी शुरू कर देने चाहिए ताकि हमारा गांव विकसित हो और हमारे कौन सा भी हुआ बेरोजगार न रहे। और रही हमारे सड़कों की बात, सड़कों पे बिजली के खंभे नहीं है। तो मैं आपसे यह नम्र निवेदन करता हूँ कि इन सब समस्याओं से सही हल निकाला जाए। धन्यवाद। सही है। सरपंच साहब, हमारे युवा प्रतिनिधि ने जो बात उठाई वह बिल्कुल सही है। मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त नौकरी के लिए तैयारी कर रही हूँ, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। क्या हमारी ग्राम पंचायत मेरे जैसे बेरोजगार युवाओं के लिए क्या अवसर देगी? इस प्रश्नों का उत्तर वार्ड लीडर दिनेश राव देंगे। शुभ संध्या सभी को। यदि कम से कम 20 युवाओं का पंजीकरण होगा तो मैं जिला स्किल मिशन से संपर्क करके लोकल कौशल शिविर जैसे दर्जी, मोबाइल रिपेयरिंग और फूड प्रोसेसिंग का आयोजन करूंगा। छोटे उद्यमों के लिए सीड ग्रांट का प्रस्ताव रखूंगा और एक युवा उद्यमी समर्थक समूह गठित करूंगा। मैं नामों की लिस्ट तैयार करके ट्रेनिंग के लिए गांव से थोड़ा सहायता का प्रस्ताव रखूंगा। धन्यवाद। खूप छान दिनेश राव, चांगला विचार आहे। आपण सर्व मिळून सहकार्य करूया। अब इस प्रश्नों के बाद गांव में जो भी कृषि व सिंचाई की समस्या है वो किसान प्रतिनिधि यानी आदित्य जी उठा रहे हैं। शुभ संध्या सभी को। आप सब जानते हो हमारे गांव में बिजली की वजह से किसानों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पानी के न होने से पंप के घंटे बढ़ते हैं और लागत बढ़ जाती है। मैं सरपंच जी से विनती करना चाहूँगा कि हमें ड्रिप सिंचाई का समर्थन और बाजार से सीधा जुड़ने का रास्ता चाहिए। धन्यवाद। इस प्रश्न का उत्तर वार्ड लीडर अंजलि जी देंगे। नमस्कार। हम ड्रिप सिंचाई सब्सिडी के लिए आवेदन देंगे। पानी बचत तकनीकों के लिए डेमो लगाएंगे और उत्पादित इकट्ठा कर बेचने के लिए व्यवस्था करेंगे। साथ में फसल बीमा और इनपुट लिंक के बारे में छोटा प्रशिक्षण करेंगे। मैं सब्सिडी आवेदन का पेज तैयार करूंगी और किसान
रजिस्टर बनाकर सचिव को सौंप दूंगी ताकि हम सहकारी और मार्केट संपर्क कर सके। धन्यवाद। इसके बाद माननीय सरपंच जी भी कुछ कहना चाहते हैं। दोस्तों अब हम विशेषकर महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा करते हैं, आंगनवाड़ी व आशा की बातें और बाजार पहुंच के संदर्भ में, क्योंकि महिलाओं की भलाई हमारी प्राथमिकता है। नमस्कार सरपंच साहब, महिलाओं को सुरक्षित रहने की जरूरत है, साथ ही महिलाओं और वस्तुएं बेचने के लिए जगह चाहिए। धन्यवाद। सरपंच जी, हमारे गांव को और हमारे गांव के बच्चों के लिए सुरक्षित पेयजल, हाइजीन किट और बड़ा हुआ खेल क्षेत्र चाहिए। सरपंच जी, मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए। धन्यवाद। गर्भवती देखभाल किट, दवाइयाँ और निजी परामर्श के लिए स्थायी जगह चाहिए। इस प्रश्नों का उत्तर वार्ड लीडर सुरेश जी देंगे। शुभ संध्या सभी को। अब जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सेवक और एसएचजी मेंबर ने जो प्रश्न उठाए उन पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। पहले तो हम एसएचजी को तुरंत नज़दीकी बैंक से जोड़कर सबको माइक्रो क्रेडिट दिलवाएंगे। वुमेन की एक मार्केट एक्सपोजर ट्रिप का आयोजन होगा, जिससे महिलाओं को मार्केट में होने वाली सभी सूक्ष्म चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होगा। आंगनवाड़ी के लिए हम फेंस, फिल्टर वाटर पॉइंट और हाइजीन किट दिलवाएंगे। आशा को गर्भवती किट और अस्थायी स्वास्थ्य कॉर्नर में फ्री तौर पर गोपनीय कंसल्टेशन स्लॉट देंगे। मैं खुद बैंक लिंक फॉर्म तैयार करूंगा और ये सारे आइटम सचिव को बजट में जोड़वाऊंगा। महिलाओं की एक कमेटी वीकली स्टॉल लगाएगी और आमदनी का हिसाब रखेगी। धन्यवाद। अब एजेंडा के हिसाब से सब ग्रामस्थ के प्रश्न हो चुके हैं और किसी को समस्या हो तो सरपंच साहब की अनुमति से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी को कोई समस्या हो सवाल पूछ सकते हैं। सरपंच महोदय, जैसे कि हम सभी जानते हैं, कुछ घरों में नवजात बच्चों को पर्याप्त पोषण व टीकाकरण नहीं मिल रहा है। यह उपेक्षा जानलेवा हो सकती है। इसे रोकने के लिए मैं सभी ग्रामवासियों की तरफ से औपचारिक निगरानी और पारिवारिक समुदेशन की मांग रखता हूँ। यह बिल्कुल निंदनीय है। पहली योजना जो आंगनवाड़ी और आशा मिलकर हर गर्भवती तथा नवजात का रजिस्टर रखेगी। दूसरी जो जन्म के पहले हफ्तों में घर जाकर टीका और पोषण सुनिश्चित करेंगी। तीसरी जो लड़की कल्याण योजना स्कीम की जानकारी देने हेतु गांव स्तर पर सर्कुलर बनाए जाएंगे। मैं 2 टीम सदस्यों के साथ मिलकर यह रजिस्टर बनवाऊंगी। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। ग्रामवासियों, हमारे क्षेत्र में परिवार टूटने के मामले बढ़ रहे हैं। इसका ज्यादा असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहा है। कई बार महिलाओं के पास आर्थिक सहायता, कानूनी उपाय और काउंसलिंग नहीं होती। सभी ग्रामवासियों की तरफ से मेरा ग्राम सभा से यह निवेदन है कि एक ग्राम स्तरीय सहायता तंत्र बनाया जाए, जिसमें महिलाओं के गोपनीय काउंसलिंग, आर्थिक सहायता और कानूनी मदद की व्यवस्था की जाए, ताकि प्रभावित व्यक्ति को मदद मिल सके। धन्यवाद। शुभ संध्या सभी को। यह स्वास्थ्य और सामाजिक दोनों प्रकार की समस्या है। हम महिला डेस्क या कानूनी सहायता से एक सूची बना सकते हैं। प्रभावित महिलाओं की आजीविका के लिए प्रशिक्षण देंगे ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। मैं खुद इस योजना का एक ड्राफ्ट बनाकर सचिव को दूंगी। बारिश के कारण मेरे और मेरे पड़ोसी किसान की फसल पानी में बह गई है और कुछ किसानों का बहुत नुकसान हुआ है और कुछ किसानों का तो खेती पर से भरोसा भी उठ गया है। सरपंच जी, अगर किसानी खेती नहीं करेंगे तो हमें अनाज कहाँ से मिलेगा? इसके बारे में मैंने पटवारी साहब से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आशा है आप किसानों की परेशानी को समझेंगे और उनकी मदद करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। पटवारी साहब, ये क्या सुनने में आ रहा है? ये क्या है? सरपंच जी, मैंने अगत्रा और बाकी किसानों की जमीन देखी, उस पर निरीक्षण किया, अहवाल बनाया और वह तहसील कार्यालय को सबमिट किया। अब उस पर चर्चा होके निधि आने में समय तो लगेगा ही। तब तक के लिए मैं आपकी आर्थिक स्थिति से कुछ मदद नहीं कर सकता। ठीक है, हर मुद्दा दर्ज कर लिया है और संगठित कार्य पैकेज दिया गया है।
हम ये सब कार्यालय में जमा करेंगे और स्पष्टता के लिए परियोजना के साथ अनुमानित लागत, फंडिंग स्रोत, समय सीमा व जिम्मेदारी लिख रहा हूँ। तो जो अनुमानित लागत होगी वो तकनीकी रिपोर्ट आने के बाद सटीक होगी। अब मैं परियोजना, अनुमानित लागत, फंडिंग स्रोत व समय सीमा और जिम्मेदारियां बताऊंगा। वो इस तरह सतहकरण 1.8 किलोमीटर, इसकी अनुमानित लागत है 12 लाख रुपए और फंडिंग स्रोत है ब्लॉक डेवलपमेंट फंड यानी, और समय सीमा है 9 महीने के अंदर ये काम पूरा होगा और इसकी जिम्मेदारी है वार्ड नंबर 1 के भीमराव जी। पानी टैंक सफाई व नया पंप, 2 किलोमीटर ट्रंक पाइपलाइन व रिचार्ज पिट, इसकी अनुमानित लागत है 6 लाख रुपए और इसका फंडिंग स्रोत है जल योजना अनुदान व ग्राम निधि और इसकी समय सीमा है 3 महीने के अंदर ये काम पूरा होगा और इसकी जिम्मेदारी है वार्ड नंबर 2 के मीरा जी। बिजली आपात मरम्मत व नया ट्रांसफार्मर का अनुरोध, इसकी अनुमानित लागत है 4 लाख रुपए और इसका फंडिंग स्रोत है पावर डिवीजन अनुदान और ये काम 2 महीने के अंदर पूरा होगा और इसकी जिम्मेदारी है वार्ड नंबर 3 के लीडर महेश जी। स्कूल स्थायी स्टाफिंग, लाइब्रेरी व रेक व प्रयोग किट, इसका अनुमानित लागत है 1.5 लाख रुपए और फंडिंग स्रोत है शिक्षा अनुदान व ग्राम निधि। ये काम तुरंत 1 महीने में पूरा होगा और इसकी जिम्मेदारी है वार्ड नंबर 4 से सुनीता जी। अस्थायी स्वास्थ्य कॉर्नर व कमरा रूपांतर व दवाइयाँ, इसकी अनुमानित लागत है 1 लाख रुपए और फंडिंग स्रोत है स्वास्थ्य विभाग व ग्राम निधि। ये काम तुरंत यानी 1 महीने के अंदर पूरा होगा और इसकी जिम्मेदारी है वार्ड नंबर 5 विशाखा जी। स्वच्छता अभियान, बीन्स व कंपोस्ट प्रशिक्षण, नाली सफाई, इसकी अनुमानित लागत है 50,000 रुपए और इसकी फंडिंग स्रोत है ग्राम कंस्टिट्यूएंसी स्वच्छता अनुदान और ये काम 1 महीने के अंदर पूरा होगा और इसकी जिम्मेदारी है वार्ड नंबर 6 से रेखा जी। युवा प्रशिक्षण व सीड ग्राम पहला बैच, इसका अनुमानित लागत है 1,20,000 रुपए और फंडिंग स्रोत है स्किल मिशन व ग्राम कोष और समय सीमा है ये काम 3 महीने के अंदर पूरा होगा और इसकी जिम्मेदारी है दिनेश जी। ड्रिप सिंचाई डेमो व प्रशिक्षण सहयोग और इसकी अनुमानित लागत है 80,000 रुपए और फंडिंग स्रोत है कृषि विभाग सब्सिडी व ग्राम मेज और इसकी समय सीमा है ये काम 3 महीने के अंदर पूरा होगा और इसकी जिम्मेदारी है वार्ड नंबर 8 से अंजलि जी। एसएचजी व मार्केट कॉर्नर स्टॉल सेटअप व प्रशिक्षण, इसकी अनुमानित लागत है 70,000 रुपए और इसका फंडिंग स्रोत है एसएचजी अनुदान व ग्राम निधि। ये काम 2 महीने के अंदर पूरा होगा और इसकी जिम्मेदारी है वार्ड नंबर 9 के सुरेश जी। सामुदायिक सोलर वाटर फिल्टर व सार्वजनिक जल, इसकी अनुमानित लागत है 40,000 रुपए और इसकी फंडिंग स्रोत है सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुदान। ये काम तुरंत 1 महीने के अंदर पूरा होगा और इसकी जिम्मेदारी है वार्ड नंबर 2 से मीरा जी। आकस्मिक व छोटी वस्तुएं, संदर्भ, परिवहन इत्यादि, इसकी अनुमानित लागत है 1 लाख रुपए और इसका फंडिंग स्रोत है ग्राम कंस्टिट्यूएंसी फंड और ये काम तुरंत यानी 1 हफ्ते के अंदर पूरा होगा क्योंकि ये काम मेरे पास है और कुल अनुमानित राशि है 29,10,000 रुपए। मैं इसको एकत्रित करके आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। इसके लिए मेरी हस्ताक्षर लेके मैं औपचारिक रूप से आगे भेज दूंगा और हर एक वार्ड लीडर अपना तकनीकी नोट बनाकर 7 दिन में मुझे सौंपे और मैं इन सब बजट का पालन करूंगा और ये पूरा होने की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। और अब अंतिम आभार के लिए मैं
सरपंच जी को अनुरोध करता हूँ। दोस्तों, आज की ग्राम सभा में जो आपने ईमानदारी से बातें रखी उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पहले तो हमने जो काम पूरे हो गए हैं उनके बारे में दोहराया और अब एक स्पष्ट एक्शन प्लान बनाया है। वार्ड लीडर अपने अपने काम संभालेंगे और सचिव प्रस्ताव जमा करेगा और जहां संभव है वह छोटे काम जल्दी से जल्दी प्रारंभ किए जाएंगे। ग्रामवासियों, मैं आपके निर्भयता और मेहनत के लिए आभारी हूँ। तो चलिए अब हम सब साथ मिलके हाथ में हाथ लेके अपने गांव को बेहतर बनाते हैं और हमारे इस ग्राम सभा का सार्थ पूरा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त हुई ऐसा मैं घोषित करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ। आज या ठिकाणी ग्रामसभा कशी असावी याची माहिती विद्यार्थ्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने दिली आहे। ग्रामसभेमध्ये प्रश्न कोणते कोणते असतात आमच्यापेक्षा पण जास्त प्रभावीपणे मांडले ते, त्यांचं कौतुक जेवढं करावं तेवढं कमीच आहे। असं तरी मी पोखरापूर ग्रामपंचायत वतीने यांच्याकडून आमच्यासाठी जे मान सन्मान झाला त्याबद्दल आभार व्यक्त करतो। थँक्यू। फुलांनी फुलांचे मन आज पहा जिंकले, फुलांनी फुलांचे मन पहा आज जिंकले, अशा मंगल प्रसंगी मी आज तुमच्या सगळ्यांचे आभार या ठिकाणी व्यक्त करतो। तर सर्वप्रथम सर्वांना शुभ संध्या। ज्या प्रकारे एखाद्या वाक्याला पूर्ण विरामशिवाय महत्त्व नसतो, तसेच कोणताही कार्यक्रम असू द्या त्या कार्यक्रमाला आभार म्हणजे त्या कार्यक्रमाचा विराम असतो। या कार्यक्रमासाठी सर्वप्रथम मी आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य तसेच उपप्राचार्य यांचं सुद्धा मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। तसेच आज जे नवीन जे आपल्या महाविद्यालयामध्ये जे ग्रामस्थ सदस्य आहेत आणि या ठिकाणी बसलेले सर्व गावकरी मंडळी यांचं सुद्धा मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। तसेच या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले सर्वांचं मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो, ज्यांनी वेळेतला वेळ काढून या ठिकाणी आपल्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली। आणि या शोभा वाढवण्यासाठी आपल्यामध्ये प्रमुख अतिथी म्हणून जे उपस्थित होते प्रशांत जो डगळे सर, जे जिल्हा पोलीस उपाधीक्षक पंढरपूर या ठिकाणी कार्यरत आहेत, तसेच आपल्या पोखरापूरचे विद्यमान सरपंच जे या ठिकाणी सानिका नरोडे व तसेच त्यांच्यासोबत आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांचं मी आपल्या महाविद्यालयातर्फे आभार व्यक्त करतो। तसेच या कार्यक्रमासाठी सकाळपासून जे या ठिकाणी मदत करत होते, जे आपल्या महाविद्यालयाचे जाधव सर, उकरांडे सर, तसेच या ठिकाणी साऊंड सिस्टमची जी सेवा केली, जी व्यवस्था केली, या ठिकाणी आतिश सर व यापर मोहोळचे जे यापर मोहोळची जो भी फोटो शूटिंग आहे, फास्ट फोटो शूटिंग आणि मगन साऊंड सिस्टीम यांचं सुद्धा मी आभार व्यक्त करतो। आणि या ठिकाणी आपल्या प्राचार्याचे प्राध्यापक उपप्राचार्य यांच्या अनुमतीने हा कार्यक्रम इथे संपला असं मी जाहीर करतो। धन्यवाद।